चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो मेरा नाम मदन है और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ को किस तरीके से कंपनी इशू करती है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें हमने देखा था कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंपनी कैसे फंड रेज करती है और कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो उसकी लिस्टिंग कहाँ पे करती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टर्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं कंपनी को फंड देने के लिए और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले आते हैं क्यूआईबी, जिनको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मतलब ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आईपीओ में काफी बड़ा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर पेंशन फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो काफी बड़ा कैपिटल अपना आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होता है आपका एफआईआईज और एक होता है डीआईज। तो सिंपल है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब जो आपके कंट्री के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं बट इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक मतलब इंडिया के ही बैंक्स, इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, इंडिया के इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिया के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो इनको हम बोलते हैं डीआईज। तो एक कैटेगरी आती है क्यूआईबी की, और इन इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी अपने पूरे क्वांटिटी का लगभग 50% पोर्शन रिजर्व में रखती है। मैक्सिमम 50% जो पोर्शन है वो कंपनी अपने पूरे आईपीओ का क्यूआईबी के लिए रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं रख सकती। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो इन्वेस्टर है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में कौन आता है? अब ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में नहीं है और ना ही रिटेल कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूशन से कम पैसा लगाते हैं बट रिटेलर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई कंपनी है या फिर कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट्स या फिर कंपनीज। क्योंकि एक कंपनी, एक इंडिविजुअल कंपनी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहती है तो इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब एक कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो भी कर सकती है। और इसी में एक कैटेगरी आती है एचएनआईज की, जिनको हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो ये वो कैटेगरी है जो रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है आईपीओ में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इन इन्वेस्टर्स के लिए 15% तक का रिजर्व अपने आईपीओ में रखती है। तो कंपनी ने जितना भी शेयर इशू करना है उसका कम से कम क्या 15% तक का रिजर्वेशन यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए कंपनी रखती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक है जो किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन डालते हैं, और मैक्सिमम इनके एप्लीकेशन का जो साइज होता है वो 2 लाख रुपए तक का होता है। और यहाँ पे जो एचएनआईज हैं ये 2 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन डालते हैं आईपीओ में, या फिर आप कॉर्पोरेट्स कह सकते हैं, जो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या करती है, रिटेलर्स के लिए 35% तक का रिजर्वेशन अपने आईपीओ में रखती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं और हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनी रिजर्व रखती है। कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ पोर्शंस लेके आती है, तो एम्प्लॉय भी एक तरीके का इन्वेस्टर हो जाता है। अगर कंपनी अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को कुछ पोर्शन एलोकेट कर रही है तो उसमें एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट मिलता है और एम्प्लॉइज को यहाँ पे कंपनी कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर देती है। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है जिसके ग्रुप का पहले से ही कोई कंपनी लिस्टेड है मार्केट में और उनके कोई शेयर होल्डर्स हैं या उन शेयर होल्डर्स के लिए भी कंपनी कुछ रिजर्व में रखना चाहती है तो रिजर्व में रख सकती है। जैसे
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज हाउसिंग का जब आईपीओ आया था, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जब आया था तो कंपनी ने जिन लोगों के पास बजाज होल्डिंग के शेयर्स पड़े थे उन लोगों को भी अलग से रिजर्व में एक पोर्शन दिया था। तो इस तरीके से कंपनी अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ पोर्शन अलोकेट करके रखती है और यहीं से हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर या आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कैसे आ रही है, क्योंकि यही इन्वेस्टर्स आईपीओ में एप्लीकेशन डालेंगे और अब एप्लीकेशन आ रही है तो एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब भी होगी और अंडर सब्सक्रिप्शन भी जाएगी। तो जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो कंपनी ने जितने भी शेयर यहाँ पे ऑफर करने हैं, सपोज कंपनी 50 करोड़ शेयर्स ऑफर करना चाहती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी को 50 करोड़ एप्लीकेशन ही है, 50 करोड़ शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन है। हो सकता है यहाँ पे 100, 150, 200 करोड़ तक की एप्लीकेशन है, या हो सकता है लेस देन 50 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन है। तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर एप्लीकेशन कम आता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ रही है, मैक्सिमम टाइम कंपनी के पास जो भी आईपीओ आते हैं, जो भी आजकल आईपीओ आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ही मिलती है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है और काफी बड़ी क्वांटिटी में अब लोग आईपीओ में भी एप्लीकेशन डालना चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को ओवर सब्सक्रिप्शन ही मिलती है। तो यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आती है तो हमारे जो आईपीओ के मिलने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इसका क्या मीनिंग है। तो हमें सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे एप्लीकेशन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, हमारे चांसेस क्या रहेंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रही है तो यहाँ पे हर इन्वेस्टर्स को कंपनी शेयर्स नहीं देती है, कुछ इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेंगे। तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि किन को मिलेंगे किन को नहीं मिलते। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बाय डिफॉल्ट है, और एक कह सकते हैं कि लॉटरी टाइप का है कि जिसका नाम आ जाता है उसको मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड शेयर्स ही हैं और वो उतने ही शेयर्स दे सकती है, उससे ज्यादा शेयर्स वो नहीं दे सकती। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमें आईपीओ को स्टडी करनी है तो किस तरीके से हमें आईपीओ को स्टडी करनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा कि अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आपको किसी कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए, और साथ में लिस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो अगर आपको आईपीओ के ऊपर स्टडी करनी है तो आपको एक वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके आप आईपीओ को स्टडी कर सकते हैं, बट वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल हमें मिलेगी नहीं। तो ये एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। इसी में आपको अगर कोई मेन बोर्ड का आईपीओ है, वो उसका आईपीओ आ रहा है तो उसकी डिटेल आपको मिलेगी, या एसएमई कैटेगरी का कोई आईपीओ है तो उसकी भी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एसएमई कैटेगरी के आईपीओ दे रखे हैं जो हाल फिलहाल में है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक इन्फोनेटिव सॉल्यूशन जो 28 मार्च को आया और 3 अप्रैल को बंद हो गया अपना। तो कमर्शियल 28 मार्च को आया, फिर 3 अप्रैल को बंद हो गया। तो कई सारे आईपीओ है हमारे पास। तो यहीं से हम क्या करेंगे, आईपीओ को स्टडी करेंगे। मेन बोर्ड में अभी हाल फिलहाल में कोई आईपीओ है नहीं, बट अपने को अगर पुराने आईपीओ चेक करने तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें आईपीओ को स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे आईपीओ हैं, कब आए हैं, ओपन डेट क्या है, क्लोज डेट क्या है, लिस्टिंग कब हुई है, इशू प्राइस क्या रहा है, वो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जैसे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ओपन करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी और आपको थोड़ा सा हेल्प भी करेगा कि एक्चुअल में कंपनी है कैसी, क्या आईपीओ है। आप अगर स्टार्ट यहाँ से रीड करना चालू करेंगे, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होनी चालू हो जाएगी कि कंपनी कितना फंड रेज कर रही है। तो फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा कि कंपनी कितना फंड रेज कर रही है। तो 858 करोड़ रुपीस का फंड कंपनी मार्केट से रेज करना चाहती है। अब यहाँ पे जो 858 करोड़ का कंपनी फंड रेज कर रही है, इसके लिए कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं और उन शेयर्स में नए शेयर्स कितने हैं और पुराने इन्वेस्टर्स के शेयर्स कितने हैं, वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो क्या लिखा है, द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश शेयर्स ऑफ
0.53 crore shares aggregating 225 crore and offer for sale of 1.49 crore। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कंपनी दो तरीके के शेयर्स यहाँ पे ऑफर कर रही है। एक तो बिल्कुल नए शेयर्स हैं, दूसरा कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो पुराने इन्वेस्टर्स के हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि पुराने इन्वेस्टर्स के भी शेयर्स हैं? तो जब भी कंपनी अपने पुराने इन्वेस्टर्स के शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करेगी तो वहां पे लिखा हुआ आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। तो कितने शेयर्स इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर्स ऑफर कर रहे हैं? 1.49 करोड़ शेयर्स। तो इससे इन शेयर से जितना भी पैसा कंपनी के पास आएगा, ऑलमोस्ट 633 करोड़ रुपीज कंपनी इन शेयर से रेज करेगी। तो ये सारा पैसा कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं आएगा। कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है? कंपनी के पास आ रहा है 225 करोड़। इसका मतलब 858 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास अपने लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 225 करोड़ ही है और बाकी का पैसा ये जाएगा पुराने इन्वेस्टर्स के पास। इसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कितने तारीख को ओपन होगा, कितने तारीख को क्लोज हो जाएगा, और प्राइस दिया हुआ है 425 रुपीज का प्राइस है। मिनिमम लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 26। मतलब आपको अगर कंपनी के अंदर या आईपीओ में एप्लीकेशन डालनी है तो आपको मिनिमम 26 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और 26 शेयर्स से हम कम की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। और अगर इंक्रीज करनी है तो ज्यादा शेयर्स अप्लाई करने हैं तो आपको इसी के मल्टीपल में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास रिटेल इन्वेस्टर्स, HNI कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है इन्वेस्ट के लिए वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम आएंगे, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन भी हमें पता रहनी चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है। यहाँ पे हम आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास और दी हुई है। तो यहाँ पे आपको डेट भी दिया है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपए का ही रखा है, इशू प्राइस 425 रुपीज का है, लॉट साइज भी 26 शेयर्स का है। तो अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है 26 शेयर्स के लिए आपको मिनिमम एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको फिर नंबर ऑफ शेयर्स जो पुराने इन्वेस्टर्स ऑफर कर रहे हैं वो कितने और कंपनी नए शेयर्स कितने ऑफर कर रही है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कंपनी कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहती है, BSE NSE दोनों दिए हुए हैं। तो कई बार कंपनी के पास ऑप्शन होता है NSE पे करना चाहे, BSE पे करना चाहे, दोनों पे करना चाहे दोनों पे कर सकती है। अब यहाँ पे हम आएंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा डिटेल दिया हुआ है कंपनी का, आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम चीजें तो यहाँ पे अपने को मिल जाती है कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में इस कंपनी का काम क्या है। और सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो सेक्टर वाइज किस तरीके की ग्रोथ है, कंपनी के पास किस चीज का एडवांटेज है या स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। अब हम जब ये कंपनी के बारे में रीड कर लेंगे उसके बाद हमें चाहिए कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी उसका भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पिछले 3 साल का रिपोर्ट आपको मिलेगा 2022, 23, 24, और जो 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका आपको 6 महीने का